नमस्कार, मैं हूं खुशी पटेल और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है नितिन दीक्षित जी, जो जापान के टोक्यो से अपनी लाइफ और एक्सपीरियंसेस के बारे में दुनिया को बताते हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर @नितिन दीक्षित 123 के नाम से जानते होंगे। नितिन जी वहाँ की डेली लाइफ, जापान के कल्चरल स्पॉट्स और वहाँ की असली लाइफस्टाइल के बारे में काफी एंगेजिंग तरीके से लोगों को दिखाते हैं। नितिन जी का कंटेंट उन काफी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो जापान जाने का सपना देखते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई, काम या एक नई लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करने के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास बातचीत और जानते हैं नितिन जी की जापान की जर्नी, उनके स्ट्रगल्स, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी सक्सेस की कहानी। नमस्कार नितिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अब्रॉड न्यूज नेटवर्क में आने का। तो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ नितिन जी जुड़ने वाले हैं और वो जापान में रहते हैं। तो नितिन जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जापान में आप कितने सालों से रह रहे हैं और आपका वहां पर रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? तो देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ANN का, जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और मैं अपने और ANN के सभी व्यूअर्स की जितनी हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूँगा और साथ के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो देखिए, आपका पहला सवाल है कि मुझे जापान में रहते हुए कितना टाइम हो गया है। तो मुझे इट्स बीन 2.5 years दैट आई हैव बीन लिविंग इन जापान। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है। तो देखिए, जापान का एक्सपीरियंस किसी भी इंडियन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होगा जैसे कि ज़मीन और आसमान, क्योंकि जापान जो है ना वो इंडिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में। बी इट क्लीनलीनेस, बी इट पोलाइटनेस ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हेयर, बी इट ब्यूटी, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल जापान। इट लुक्स लाइक यू आर इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। समटाइम्स आई फील कि मैं किस हेवन में तो नहीं आ गया हूँ। कुछ कुछ जगह ऐसे घर होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। तो ये चीज़ आपको भी फील होगी अगर आप जापान आते हैं। बात करें क्लीनलीनेस की, तो देखिए क्लीनलीनेस ऐसी नहीं होती है जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखते हैं कि वो वाइट सॉक्स पहनते हैं और वो आधा घंटा रोड पे घूम रहे हैं, टोक्यो के स्टेशन के एक क्राउडेड एरिया में घूम रहे हैं और फिर आधे घंटे बाद वो निकालते हैं अपनी सॉक्स को। तो ऐसी ही सॉक्स होती है, ऐसा नहीं होता है। क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, बट इस लेवल की भी नहीं होती है कि आप आधा घंटा वाइट सॉक्स पहन के घूम रहे हैं और सॉक्स जो है वो वैसी की वैसी ही है। बट हाँ, नेक्स्ट लेवल की क्लीनलीनेस है। तो अगर मैं आपको कैमरा फ्लिप करके भी दिखा दूँ, थोड़ा सा अगर रोटेट करके भी दिखाऊँ, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप छोटी छोटी गलियों में भी जाओगे तो आपको जापान पता चल जाएगा कितना क्लीन है। आपको डस्ट तो ढूंढने से मिलती है, मिलती ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा क्लीन है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सपीरियंस आपका इंडिया में जो आप रह रहे होते हो तो अलग होता है और जब आप जापान आते हो तो बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस सो फार बहुत ही अच्छा है। तो नितिन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जापान वर्क वीजा पे गए थे या फिर स्टडी वीजा पे? तो देखिए, मैं यहाँ पे आया था वर्क वीज़ा पे। तो मुझे किसी ने रेफ़र किया था जापान में, मेरी एक फ्रेंड थी उसने, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे आया था। ये सबसे इजी सिस्टम रहता है जापान में आने का, अगर आपको कोई रेफ़र करता है, क्योंकि इससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है कि जो इंसान रेफ़र कर रहा है वो तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। अगर वो किसी को रेफ़र कर रहा है तो कंपनी सोचती है कि उसकी भी क्रेडिबिलिटी अच्छी ही होगी। तो ऐसे में आया था। तो मेरे वीज़ा का जो नाम है वो है इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन ह्यूमैनिटीज़ और इंटरनेशनल सर्विसेज। बेसिकली इसको हम इंजीनियर वीज़ा कह सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर कोई इंसान यहाँ पे 10 साल स्पेंड करता है जापान में और उसकी इनकम प्रॉपर रही है 10 साल में, कोई गैप नहीं रहा है, कोई टैक्सेस उसने पे किए हैं प्रॉपरली 10 साल और उसने कोई वायलेशन ऑफ लॉ अगर नहीं किया, तो इस पे PR मिलना पॉसिबल है। पर एक और फास्ट ट्रैक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल सिस्टम, HSP सिस्टम। तो अगर किसी के उस सिस्टम के हिसाब से अगर 80+ पॉइंट्स बन रहे हैं, 80 या 80+, तो वो 1 साल में भी जापान में PR ले सकता है। पर अगर उसके 70+ पॉइंट्स बन रहे हैं तो 1 से 3 साल के अंदर भी उसको PR मिलना पॉसिबल है। तो इसको आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? तो एक होता है japanprcalculator.com, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास JLPT कौन सा सर्टिफिकेशन है, ये कुछ डिटेल्स पूछेगा और उसके बेस पे वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके 70, 80, 50 जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स 80+ है तो आप 1 साल में वीज़ा ले सकते हो, अगर 70+ हैं तो 1 से 3 साल के अंदर, अदरवाइज आपका 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो नितिन जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जापान में लाइफस्टाइल कैसी है और डेली लाइफ की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या लगती है? तो देखिए, जापान का लाइफस्टाइल एकदम डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड है।
आप चाहे कन्वीनियंस स्टोर पे जाओ, आप मेट्रो स्टेशन पे जाओ, आप बस स्टेशन पे जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर पे जाओ, सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं, रूल्स के हिसाब से हर कोई चलता है। कोई यहाँ पे किसी को लाइन तोड़ के आगे नहीं बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मेट्रो स्टेशन पे हम जा रहे हैं और ट्रेन आई तो हम पहले वेट करेंगे कि बाकी लोग जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं, तभी हम एंटर करेंगे। आज तक मैंने कभी नहीं देखा 2.5 साल में कि लोगों के निकलने से पहले कोई अंदर घुस रहा है। तो लोग प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। जबकि मैं एक बार राजीव चौक पे था, तो क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हाँ, पहले लोगों को बाहर आने देना है फिर अंदर जाने देना है। बट मैं दिल्ली में राजीव चौक में था, तो मुझे लगा हाँ मैं यही फॉलो करूँगा। बट मैंने ये फॉलो किया, मुझे लोग धक्का मार के आगे निकल गए और वो घुस गए। तो मुझे लगा यार कि ये चीज़ मैं इंडिया में फॉलो नहीं कर सकता, मैं चाह के भी फॉलो नहीं कर सकता। लोग धक्का मार गए और आगे घुस गए। तो लोग यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ये कोई भी रूल नहीं तोड़ता। चाहे आप रात को 12 बजे 2 बजे भी अगर आप जाओगे और अगर रेड सिग्नल है रोड क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पे इंसान रुकता ही है। आपको अगर डेली लाइफ की इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है नितिन दीक्षित 123, आप उस पर जाके देख सकते हो। मैं शेयर करता रहता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है निक निहोंगो, NICK निहोंगो। इस पे आप जाके देख सकते हो। मैं अपनी डेली लाइफ की लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब पे और शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। और आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे इंटरेस्टिंग भी यही बात लगती है कि लोगों को यहाँ पे रूल्स फॉलो करना पसंद है। जैसे कि अगर आप ट्रेन में या किसी मॉल में एस्केलेटर्स में खड़े हैं, तो यहाँ पे एक रूल है कि लेफ्ट साइड जो है वो लोग खड़े होंगे जो आराम से ऊपर खड़े होके ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं, और राइट साइड जो है वो छोड़ी जाएगी जिन लोगों को जल्दी ऊपर पहुंचना है, जिनकी ट्रेन मिस हो रही है या जिस भी रीज़न से जिसको भाग के जाना है, तेज़ी से जाना है, वो राइट साइड से जाएगा क्योंकि वो जल्दी से जा सकता है। और उतरते हुए भी यही लोग फॉलो करते हैं। मैं जब सिंगापुर में था वहाँ पे भी मैंने यही नोटिस किया, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड पे लोग खड़े हैं, अगर किसी की ट्रेन मिस हो रही है, किसी को जल्दी निकलना भी है तो वो निकल नहीं सकता क्योंकि पूरा एस्केलेटर भरा हुआ है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। लोग प्रॉपर रूल्स से ही फॉलो करते हैं। प्लस यहाँ के कन्वीनियंस स्टोर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो 24 आवर्स खुले रहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कन्वीनियंस स्टोर्स हैं वो हैं फैमिली मार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे दिखते हैं। उसके बाद है 7-Eleven, फिर एक है लॉसन, और इस तरह से कुछ और कन्वीनियंस स्टोर्स हैं जो कि 24/7 खुले रहते हैं। और उनमें आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको ड्रिंक के लिए कुछ मिल जाएगा, आपको खाने के लिए मिल जाएगा, आपको अम्ब्रेला मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको एक ही कन्वीनियंस स्टोर पर मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर किसी को रात को 2 बजे भी कुछ खाना है तो वो ईजिली जा सकता है। तो नितिन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में पहले आपकी लाइफ कैसी थी और क्या रीजन था कि आपने जापान मूव होने का डिसाइड किया? तो देखिए, इंडिया में मेरी लाइफ अच्छी ही चल रही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया कंपनी में, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा था। बट क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया उसी टाइम पे, नोटिस पीरियड के टाइम पे जापान में, और फिर मेरा यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, तो इंडिया में ऐसा कुछ बुरा नहीं चल रहा था। बट हुआ क्या, मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसी बातों बातों में बोला कि यार कुछ देखना जापान में हो, तो ऐसी बातों बातों में, और उसने अपनी कंपनी मुझे रेफ़र कर दिया। फिर मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के दिन भी मैं थोड़ा सा डिलेमा में था कि यार मैं दूँ कि ना दूँ। बट मैंने कहा यार, मैंने उसको बोला है कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ और उसने रेफ़र भी कर दिया, अब मैं नहीं दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं सोचा था यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ जापान, क्या करूँ। बट मैंने अपने फ्रेंड से बात की, रजत से, तो मैंने रजत से बोला, मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने उसको बोला यार क्या करूँ। तो उसने बोला आप इंटरव्यू तो दो, देखते हैं। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ जिसमें 50 मिनट जापानीज़ में बात हुई, 10 मिनट इंग्लिश में बात हुई, और फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मुझे लगा यार अब मैं चला ही जाता हूँ, बहुत सारे लोगों का होता नहीं है, मेरा हो गया है तो मैं चला ही जाता हूँ। तो इस वजह से मैं जापान में आया। और क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जब आप पहली बार जापान मूव हुए तो आपने सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील किया इंडिया के कंपैरिजन में? तो देखिए, जब मैं सबसे पहले जापान पहुंचा तो सबसे पहले मुझे जो डिफरेंस फील हुआ वो तो ऑब्वियसली यही था कि हर जगह जापानीज़ लिखी हुई थी। मैं एयरपोर्ट से निकला नहीं था, एयरपोर्ट से अंदर मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ जब जाने लगा तो मुझे लगा यार ट्रेन स्टेशन कौन सा है, तो देखा तो वहाँ पे तेत्सुदो लिखा हुआ था। तो मुझे समझ में आ गया भाई अब मुझे जापान मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ जापानीज़ में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर मैं ट्रेन की तरफ गया, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने शेयर हाउस तक कैसे पहुँचूँ। मैं शेयर हाउस में रहता हूँ, अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरे नितिन दीक्षित 123 पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो उसमें मैंने बता रखी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे फिर मैंने एक लड़की से पूछा कि मेरे को आप बता सकते हो कि मुझे कौन सी ट्रेन बोर्ड करनी है और कैसे जाना है। तो वो चाइनीज़ लड़की थी एंड शी वॉज सो हेल्पफुल, और उसने मुझे बिल्कुल नियरेस्ट स्टेशन तक मेरे पहुँचा के गई वो। तो मैं भी अमेज़ हो गया कि यार इतना हेल्पफुल कोई कैसे हो सकता है। और फिर मुझे स्टेशन पे ही एक तमिलियन था, वो चेन्नई से था,
तो उसका नाम अशोक है, तो वो भी मुझे मिला और वो भी किसी जापानीज़ की हेल्प लेके आ रहा था। उसका भी वो पहला ही दिन था और कोइंसिडेंटली वो मेरी ही कंपनी का निकला। तो हम दोनों अपने स्टेशन पे, यानी मिनामी नागायामा स्टेशन का नाम है मेरा, हम दोनों वहाँ मिले। तो हमने एक दूसरे को देखा तो ऐसे इशारा किया कि इंडियन, हाँ इंडियन। बोले कौन से, अच्छा कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो? बोले हाँ सेम जगह, अच्छा सेम जगह जा रहे हैं। तो मैं कहा चलो अब साथ साथ चलते हैं। तो वहाँ हम पहुँचे। फिर स्टेशन से शेयर हाउस तक जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे जाएं। गूगल मैप जब चलाया तो सब कुछ जैपनीज़ में था, तो दिमाग थोड़ा घूम गया था पहली बार था। तो फिर हम जाते जाते हमने एक लड़की से पूछा, उसका नाम था मिसाकी सान, मुझे अभी तक याद है, 2.5 साल हो गए, क्योंकि उसने बहुत हेल्प की थी। तो हमने उससे पूछा कि हमें ये शेयर हाउस पहुँचना है, तो आप बता सकते हो कैसे पहुँचेंगे? तो वो लड़की जो थी, जैपनीज़ लड़की थी, वो ऑफिस से आ रही थी। उसने बोला कि मेरा घर यहीं है, मुझे बस 2 मिनट के, पहली बार आयो तो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो वो जैपनीज़ लड़की अपने घर गई। फिर वो हमारे लिए 2 कॉफ़ी लाई, कॉफ़ी के कैन। उसने बोला तुम लोग थक गए होगे फिर उसने हमें कॉफ़ी के कैन दिए और साइकिल लेके आई थी वो। फिर हमें वो शेयर हाउस तक लेके गई। फिर हमारी चाबी ढूंढवाई कैसे हम शेयर हाउस के अंदर एंटर करेंगे। जब हम एंटर किए उसके बाद वो बोलती ठीक है हो गया, बोले हाँ। फिर वो चली गई। तो मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प कैसे कोई कर सकता है? मैं इतना शॉक में था और मेरे साथ जो तमिलियन था वो भी शॉक में था कि यार यहाँ तक वो हमें छोड़ने आई थी रात को। तो वेरी हेल्पफुल पीपल। तो लोग इंडिया में भी पोलाइट होते हैं, बट इस हद तक कोई हेल्प नहीं करता कि वो बिल्कुल आपको जहाँ जाना है बिल्कुल वहीं तक छोड़ के आए। तो पहले दिन ही मुझे 2 लोग ऐसे मिले जो बिल्कुल जहाँ तक मुझे जाना था वहीं तक छोड़ के आए, इतनी दूर तक। तो मैं शॉक था ये। नितिन, अभी आप वहाँ क्या काम करते हो और रफली महीने की इनकम कितनी होगी? आप कुछ सेविंग्स कर पाते हो या नहीं? तो देखिए, मैं जो काम करता हूँ वो एक ऑफिस बेस्ड रोल है जो कि मेरे इंजीनियर वीज़ा की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो मेरा काम मेनली प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड है, जिसमें प्रोजेक्ट्स और डेली टास्क को हैंडल करना होता है। तो इनकम की बात करें तो सैलरी जनरली स्टेबल होती है जापान में, बट एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, फूड हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग हो गया। स्टिल अगर आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें तो सब कुछ मैनेजेबल हो जाता है, इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है। सेविंग्स देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि सेविंग्स में बिलीव करता है तो वो ठीक ठाक सेविंग कर लेता है, बट कोई अगर ऐसा है जिसको अपनी लाइफ जीनी है टू द फुलेस्ट, तो हो सकता है वो कम सेविंग करे, बट सेविंग्स हो जाती। तो नितिन जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि जापान में मंथली खर्चा कितना आ जाता है और इनकम के साथ एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाते हैं या थोड़ा स्ट्रगल रहता है? तो देखिए, जापान का मंथली खर्चा कितना आ जाता है, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरा रेंट है 70,000 और मेरा जो फूड एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 30,000 है। मैं जब भी घर पे बनाता हूँ खाना तो मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ, और वेजिटेरियन फूड जापान में महंगा है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। अंबिका एक स्टोर है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मैं ऑनलाइन अंबिका से इंडियन फूड ऑर्डर कर लेता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इंडियन फूड ही खाता हूँ अपने घर पे। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर जाके जैपनीज़ खाना पसंद है, तो उनका एक्सपेंसेस और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बाहर खाना एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक्सपेंसेस आप मान के चलो अराउंड 30 to 40,000 है, अगर कभी कभी बाहर भी खाया तो। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट का कवरेज मेरी कंपनी देती है, जो भी मेरा मंथली एक्सपेंस होता है वो कंपनी मुझे दे देती है, तो उसका मुझे नहीं लगता है। तो 70 प्लस आप 40 मान के चलो, तो अराउंड 1.1 यानी 1,10,000 के आसपास मेरा महीने का खर्चा होता है। और कभी कभी कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाए तो 1,20,000 मान के आप चल सकते हो। और एक्सपेंसेस के साथ इनकम मैनेज हो जाते हैं कि नहीं, तो मैनेज हो जाते हैं खर्चे इजीली, आपकी सेविंग्स भी हो जाती हैं साथ के साथ। तो नितिन जी, जब आप पहली बार जापान आए थे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी? कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी और आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया? तो क्या आप हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम सब लोगों को आती है जापान में आने के बाद, वो होती है जापानीज़ लैंग्वेज की। तो जब अगर मैं अपना इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूं, तो जब मैं जापान आया था और मुझे फर्स्ट डे, जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ एक तमिलियन लड़का था अशोक, तो हम दोनों को, हम सेम ही ऑफिस में थे, तो हमने जब पहले दिन ऑफिस जाना था तो हम लोग ऑफिस पहुंचने में बहुत हमें टाइम लग गया और हम गलत ब्रांच में चले गए जहां हमें नहीं जाना था। हम हेडक्वार्टर्स में चले गए अपनी कंपनी के, जबकि हमें एक ब्रांच में जाना था, और वो दोनों 10-15 मिनट के ही डिफरेंस पे थी, एक ही जगह पे थी। इसलिए हमें लगा इस पे जाना है कि इस पे जाना है, एक ही स्टेशन पे उतरना था, तो हम लोग उतर के गलत पे चले गए। सो दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ जापानीज लैंग्वेज इशू, क्योंकि हमें सारी कांजी लिखी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था किस पे जाना है, कौन से पे जाना है। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी आपको
जापानीज़ लैंग्वेज की। तो ये सब चीज़ें मैं अपने निक निहोंगो जो कि है यूट्यूब चैनल, उस पर भी शेयर की है मैंने सारी चीज़ें, आप जाके देख सकते हो। और मैं आगे भी वीडियोस उस पर लॉन्ग बनाता रहता हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या अच्छी बातें होती हैं जापान में। सब चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में पता चलती रहेंगी, क्योंकि ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ना जापान को ऐसा दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, मतलब कई चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों को देखो जो आपको सच दिखा रहे हैं, हमको सच देखना है। तो उस एपिसोड के बाद मुझे समझ में आ गया कि यार जापानीज़ एटलीस्ट ट्रेन के नाम, स्टेशन के नाम हमें अच्छे से देखने ही पड़ेंगे। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था जापानीज़, मैंने उससे बोला है कि यार आप लोग कौन सी ऐप यूज़ करते हो अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए, या फिर जो ट्रेन सिस्टम को पूरा जानने के लिए, कौन सी ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि हम ये वाले यूज़ करते हैं। तो मैंने भी फिर उसी ऐप को मैंने एक बार खोला, अच्छे से समझा उस ऐप को, और अब मुझे कोई भी ट्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, स्टिल कुछ स्टेशंस होते हैं अगर आप, जिसमें जापानीज़ लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि शिंजुकू स्टेशन है, बोला जाता है कि उसमें 200 एग्जिट्स हैं उस स्टेशन में। 200 मतलब कितना ही एक्सपीरियंस इंसान हो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो ही जाएगा। जापानीज़ लोग भी घूमते रहते हैं यार, हम कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। और उस स्टेशन पे तो मूवी भी बनी थी, शिंजुकू स्टेशन। तो फिर आप अगर कोई भी चैलेंज फेस करते हो, अगर आप उस पर थोड़ा टाइम दे देते हो तो उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। और नितिन जी, आपको एक बेटर लाइफ के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? फैमिली, कंफर्ट या और कुछ? तो देखिए, बेटर लाइफ के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे। सबसे पहले जो सेक्रीफाइस करना पड़ा वो है फैमिली का, क्योंकि फैमिली इंडिया में रहती है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई दिनों में जब बहुत ज़्यादा याद आती है फैमिली की। तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता है कि यार जापान, इससे अच्छा मैं इंडिया ही चला जाता हूँ। हर बार ये थॉट आता है हो गया, क्योंकि 18,000 येन मतलब अराउंड 12,000 रुपीज़, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कैब्स को बुक करना यहाँ पे। वो चीज़ें आई थिंक मैंने सेक्रीफाइस की हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जापान में इंडियन कम्युनिटी कैसी है? क्या वहाँ पर अपने लोग आसानी से मिल जाते हैं? और इंडियन फूड का कैसे सिस्टम है? एज इन, आपको खाना आसानी से मिल जाता है या ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? तो इंडियन कम्युनिटी देखिए अच्छी लगती है सबको। अपने देश के लोग हम जब देखते हैं तो सबको अच्छा ही लगता है। जब चाइनीज़ लोग चाइनीज़ को देखते हैं उनको अच्छा लगता है, कोरियन लोग कोरियंस को देखते हैं उनको अच्छा लगता है, जब अमेरिकन को देखते हैं, तो हर एक को जब अपने देश का कोई पर्सन दिखता है तो उनको अच्छा ही लगता है। बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे कोई इंडियन अगर दूसरे इंडियन को देख रहा है, तो देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया है कि लोग ग्रीट नहीं करते हैं एक दूसरे को। हालांकि उनको देख के अच्छा लगता है कि यार हाँ, कोई हमारे देश का ही यहाँ पे रह रहा है तो अच्छी बात है, बट कोई ग्रीट नहीं करता है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई वहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अगर मैंने यूँ कर दिया तो उसने ऐसे करके ऐसे कर लिया, शायद उसने देखा नहीं देखा, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो फिर इस चीज़ को देख के दूसरा पर्सन भी सोचता है कि यार लगता है किसी को ग्रीट करना ही नहीं चाहिए अपने देश के बंदे को। बट जो भी लोग आना चाहते हैं, आने वाले हैं, तो उनसे मैं बोलूँगा कि यार अपने कंट्री का कोई पर्सन दिखता है तो उसको ग्रीट करो। कोई बात नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं बहुत देर तक, बट एटलीस्ट एक ग्रीट बनता है। तो हाँ, इंडियन कम्युनिटी लोग मिल जाते हैं, बट जहाँ मैं रहता हूँ, मैं चिबा में हूँ, तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मैं मिनामी नगारियामा स्टेशन के पास रहता हूँ, तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको निशिकासाई जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, अराउंड 7,000 to 8,000 इंडियंस रहते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई इवेंट भी होता है, इंडियन इवेंट, जैसे दिवाली हो गया और गणेश चतुर्थी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो ये सारे इवेंट्स निशिकासाई में ही सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे हो जिनको ऐसे एरिया में रहना है जहाँ पे सारे इंडियन इवेंट्स भी हों, इंडियंस भी हों, तो आप निशिकासाई में देख सकते हो घर। बट वहाँ पे रेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहली बात तो आपको घर मुश्किल ही मिलेगा, बट अगर मिलेगा तो रेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। 1.5 लाख, 1.4 लाख, कभी कभी तो 2 लाख तक भी जाता है पर मंथ। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे रहना है नहीं रहना है। बाकी रही बात इंडियन फूड की, तो इंडियन फूड मैनेज हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट बहुत एक्सपेंसिव रहता है। हम रोज़ रोज़ जाके नहीं खा सकते, तो बेटर है कि आप कुकिंग सीख के यहाँ पे आओ, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो। ऑर्डर कर लो अंबिका से या कहीं से भी, और फिर अपना घर पे बनाओ। तो नितिन जी, अब एक बड़ा सवाल आपके लिए। जो लोग कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्रीज में जाने का सपना देखते हैं पर पैसों की कटौती की वजह से वहां नहीं जा पाते, क्या उनके लिए जापान एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? तो देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जिन कंट्रीज़ की आपने बात की, ये बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे भी आपको क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी मिलेगी, चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, जो खाने की क्वालिटी है, चीज़ों की क्वालिटी है, बहुत अच्छी मिलेगी। बट आई थिंक व्हाट मेक्स जापान डिफरेंट इज़ द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हेयर। सो जापानीज़ पीपल जितना पोलाइट आपको कोई नहीं दिखेगा। अब जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी कोई निकला, तो
और अगर कोई कंट्री होती तो हो सकता है वो ऑब्जेक्शन उठा देते कि यार आप यहाँ पे वीडियो की शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे शेयर हाउस में कुछ अमेरिकन्स रहते हैं, कोई इटालियंस रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो ऑब्जेक्शंस उठाते हैं कई चीज़ों पे। जैसे मेरे शेयर हाउस में एक ब्राज़ीलियन था, तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ये इंडियन मसाले कम बनाओ। मुझे नहीं बोला, एक मेरा इंडियन मेट है तो उसको बोला कि यार आप ये मसाले कम यूज़ करो, क्योंकि मैं मसाले कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं मसाले बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। बट ये किसी भी जापानीज़ पर्सन ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया। तो मेरे हिसाब से जो इंसान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में रह चुका है, तो और अगर वो जापान आता है तो वो जापान को बहुत ज़्यादा मिस करता है। आप जो भी इंसान जापान आया है और वहाँ से चला गया है, आप एक बार उनसे पूछना कि यार जापान कैसा था, तो वो आपको बताएंगे कि मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, कि लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे। बट अगर कोई इंसान जापान में रह चुका है तो उसके लिए इन कंट्रीज़ में जाके या किसी और कंट्री में जाके रहना मुश्किल है, क्योंकि जिस लेवल की पोलाइटनेस जापान में है, रूल्स को जिस हिसाब से लोग यहाँ फॉलो करते हैं, वो चीज़ें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई लिव हियर, यू कैन आस्क एनीवन जो कि बाकी कंट्रीज भी गया है और जापान भी गया है, ही विल टेल यू द डिफरेंस। बिकॉज मेरी सिस्टर की शादी में कुछ लोग आए थे, वो जापान भी गए थे, वो यूएस भी रहे थे बहुत टाइम तक, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह गए थे। और जब वो मिले मुझसे और उन्होंने बोला आप जापान में रहते हो, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि यार हम इतनी सारी कंट्रीज में रह चुके हैं बहुत लंबे टाइम तक, बट जो हमारा एक्सपीरियंस जापान का था ना, वो हमें किसी भी कंट्री में नहीं मिला। तो आई थिंक आप भी अपना करियर किसी और कंट्री में ना बना के यहाँ भी बना सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट यू शुड नो जापानीज। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी इनफ जापानीज। मतलब JLPT के लेवल होते हैं N5, N4, N3, N2, N1, तो एटलीस्ट आप N4 करके ही आइए ताकि आप बेसिक कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सके। प्लस इसके बाद अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं जापान की लाइफस्टाइल को लेके, सैलरी को लेके और किसी भी चीज़ तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे नितिन दीक्षित 123 पे जाके आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इंस्टा पे नहीं करना है, अगर आप यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हो, तो निक निहोंगो करके चैनल है, NICK निहोंगो, निहोंगो मीन्स जापानीज़, तो उस पर आप जाके वहाँ मुझे फॉलो करके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई एम श्योर इस बातचीत से काफी सारे लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो उनके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।